एवरीवन, आज हम लोग एसक्यूएल के सीरीज में दूसरा क्लास करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि आरडीबीएमएस क्या होता है। कल हम लोग देखे थे कि डेटाबेस क्या होता है। आरडीबीएमएस कल देखे थे हम लोग कि डेटाबेस क्या होता है और देखे थे डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है। यहाँ पे डेटाबेस एक बार और क्या करो, रिवीजन कर लो कि डेटाबेस क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। क्या बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड एक साथ रहता है, ढेर सारा रिकॉर्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस। अब डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। काम क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि हम डेटा का कलेक्शन रख रहे हैं, इसको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीबीएमएस। कि हम देखे थे कल कि जैसे जैसे हमारा रिकॉर्ड का संख्या बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग डेटा मैनेजमेंट सिस्टम हमको क्या करना होता है, लगाना पड़ता है। तब यहाँ पे आया कि हमारा जो डीबीएमएस है वो बेस्ड होता है आरडीबीएमएस का। डीबीएमएस जो हमारा बेस्ड होता है किस पे, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात आता है कि डेटा, देखो तुम लोग सी पढ़े होगे, सी हमारा किसका बेस्ड होता है, तो स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज होता है। अब जावा पढ़े होगे, जावा किस पे बेस्ड होता है, तो ऊप्स बेस्ड होता है। वैसे सिंपल डीबीएमएस किस पे बेस्ड है, तो आरडीबीएमएस पे बेस्ड है। अब यहाँ पे हम लोग को समझना होगा कि आरडीबीएमएस का काम क्या होता है। देखो यहाँ पे तो आरडीबीएमएस सेम है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रहा है, डेटा को मैनेज कर रहा है, उसी में कुछ रूल और रेगुलेशन लगाता है। कौन, आरडीबीएमएस। ये जो आरडीबीएमएस है ये एक डॉक्टर ईएफ कोट्स नाम के व्यक्ति ने दिया था इसका रूल, डॉक्टर ईएफ कोट्स। यहाँ पे डॉक्टर ईएफ कोट्स क्या दिए थे, आरडीबीएमएस का रूल, जिसमें ये बोले थे कि मेरे पास 12 रूल है। क्या है, मेरा 12 रूल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोट्स रूल। क्या बोलते हैं इसको, कोट्स रूल बोलते हैं। ये बोला कि अगर कोई व्यक्ति 12 रूल मेरा फॉलो करता है डेटा को मैनेज करने के लिए तो वो आरडीबीएमएस पे बेस्ड होता है। अब यहाँ पे ये है कि जब हम लोग एसक्यूएल यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर ईएफ कोट्स का 12 रूल पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमको 4 से 5 रूल पढ़ना पड़ेगा। 4 से 5 रूल में हमारा कंप्लीट क्या हो जाएगा, हमारा डेटा मैनेज हो जाएगा। कितना रूल पढ़ना है, तो 4 से 5 रूल हमको पढ़ना है। अब आते हैं इसका रूल डिफाइन करते हैं कि क्या क्या रूल ये बताए हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे रूल होता है जिसका नाम होता है इंफॉर्मेशन रूल। क्या नाम होता है, तो इंफॉर्मेशन रूल। क्या बोले इंफॉर्मेशन रूल में, तो बोले अगर आप मेरे रूल के हिसाब से डेटा को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन रूल में, अगर आप मेरे रूल के हिसाब से डेटा को स्टोर और मैनेज कर रहे हो तो आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ता है। कोई आपसे पूछे कि टेबल क्या होता है, तो टेबल यहाँ पे रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेबल बोल रहे हैं। ये बोले कि अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप क्या बनाइए, टेबल बनाइए। जैसे मान लो कि हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हैं तो इनका पहला रूल हमेशा एकदम अनिवार्य है कि इनका रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको रोल नंबर स्टोर करना है, हमको इसका नेम स्टोर करना है, हमको इसका कोर्स स्टोर करना है। हम ये तीनों चीज लिख लिए। अब यहाँ पे इसको टेबल बनाना होगा तो टेबल में क्या क्या बनेगा, रो बनेगा और कॉलम बनेगा, रो बनेगा और कॉलम बनेगा। तो हम यहाँ पे रो बना दिए और कॉलम बना दिए, ठीक है। तो रो यहाँ पे, कॉलम को कल हम बताए थे डीबीएमएस में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं, फील्ड। और यहाँ पे रो को क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड, कि जितना फील्ड का वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे राम हुआ और ये सी लैंग्वेज का है, तो हम क्या किए, इनके सारे फील्ड का वैल्यू फिल कर दिए। अब फिल कर दिए तो ये एक साथ हम इसको क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड। तो बोला जाता है कि जितना नंबर ऑफ कॉलम आपके पास होगा उतना आपके पास नंबर ऑफ फील्ड होगा, क्योंकि कॉलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
फील्ड बोलते हैं। अब जितना नंबर ऑफ रो होगा, यहाँ पे जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना आपके पास क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे उतना नंबर ऑफ आपके पास रिकॉर्ड होगा, याद रखना। ठीक है, पहला रूल का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन रूल है। बोलते क्या है कि अगर आपको डेटा को स्टोर करना है तो आपको सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। कोई पूछे टेबल का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। कैसे बनाते हैं, तो रो और कॉलम यहाँ पे खींचेंगे और ये बनाएंगे। यहाँ पे बोला गया कि जितना भी कॉलम होता है उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड। वही रो को क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड। सबसे पहला रूल यही है। अगर आप कभी भी आरडीबीएमएस के रूल मतलब कोड्स के रूल के हिसाब से डेटा को स्टोर करने जा रहे हो, तो पहला काम होगा आपको क्या बनाना, टेबल बनाना। पहला काम क्या होगा, टेबल बनाना। हम टेबल बना लिए, डेटा को अब स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे आया कि ठीक है, पहला रूल तो हमको फॉलो करना होगा, इतना इंपॉर्टेंट है, ये फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको डेटा को स्टोर करवाना है तो। चलो अब आते हैं दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल है ग्रांटेड एक्सेस रूल। क्या है, ग्रांटेड एक्सेस रूल। क्या बोलता है ग्रांटेड एक्सेस रूल, कि ये बोलता है कि आप डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल तो बना लिए हो, हाँ ठीक है हम बना लिए हैं। हम यहाँ पर रोल नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे नेम लिख देते हैं, यहाँ पे कोर्स लिख देते हैं, और यहाँ पे मान लो इसका बैच लिख देते हैं, बैच। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा अपना स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हम रोल नंबर 1 लिख रहे हैं, यहाँ पे राम लिख रहे हैं, यहाँ पे इसका कोर्स सी लैंग्वेज है, और बैच जो है 9 PM का बैच है। चलो इसका रोल नंबर 2 है, इसमें इसका नाम क्या है, इसका मोहन नाम है, ये जावा कोर्स में एडमिशन लिया है, इसका टाइमिंग 10:30 का, 10:30 AM में इसका क्या है, बैच है। चलो इतना तो हो गया। अब बोला ग्रांटेड एक्सेस रूल में कि जब आप टेबल बना रहे हो उसमें एक ऐसा फील्ड बनाना जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। मतलब यहाँ पे कि जब हम डेटा को सर्च करने जा रहे हैं तो हम यूनिकली उसको सर्च कर ले, कि हम यहाँ पे लिखे कि जिसका रोल नंबर 1 है उसका रिकॉर्ड हमको शो करवाइए। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है। आप मान लो एक क्लासरूम के अंदर में हो और 20 स्टूडेंट आपके क्लासरूम में है, तो 20 स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रोल नंबर हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें यही बात बस बोला, क्या बोला कि एक ऐसा फील्ड बनाइएगा जिसका वैल्यू हर एक रिकॉर्ड के लिए क्या हो, यूनिक हो, डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, हम अगर यहाँ पे हम सर्च कर लिए कि राम का जरा कोर्स बताना, तो हो सकता है ना कि हमारे टेबल में राम नाम का जो लड़का है वो 10 लड़का रामी नाम का हो सकता है, अगर हम 100 रिकॉर्ड स्टोर करवा रहे हैं तो इसीलिए हमको एक ऐसा फील्ड का वैल्यू बनाना है जिसका वैल्यू हर एक रिकॉर्ड के लिए क्या हो, यूनिक हो, जिससे हम डेटा को सर्च कर पाए। अगर हम यहाँ इसके नेम से सर्च करेंगे ना तो डेटा का फ्रीक्वेंसी आएगा, ना कि डेटा सर्च होगा। हो सकता है एक वैल्यू के लिए 10 रिकॉर्ड ही आ जाए मेरे पास, तो उसको एक वैल्यू के लिए जब 10 रिकॉर्ड आता है ना तो उसको सर्चिंग नहीं बोलते, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और हमको एसक्यूएल के अंदर में क्या करना है, सर्च करना है, डेटा को सर्च करना है कि अगर हम एक वैल्यू डालें तो उससे रिलेटेड हमारे पास बस एक ही फील्ड, एक ही रिकॉर्ड आना चाहिए, वो हमारा सर्च होता है। तब आया कि यहाँ पे क्या करना है ग्रांटेड एक्सेस रूल में, कि एक ऐसा फील्ड बनाना है जिसका वैल्यू हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक हो, यूनिक है। तो यूनिक बनाने के लिए हम लोग आगे कॉन्स्टेंट रूल पढ़ेंगे जिसमें हम लोग प्राइमरी की समझेंगे कि प्राइमरी की होता क्या है। हमको यहाँ पे प्राइमरी की लगाना पड़ता है कि इसका वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, तो ये है अगले लेक्चर का, कि हम लोग जब कांस्टेंट रूल समझेंगे वहां प्राइमरी की भी समझेंगे कि क्या होता है प्राइमरी की। अभी ग्रांटेड एक्सेस रूल समझे। पहला रूल हम लोग को इन्फॉर्मेशन रूल समझ गए, दूसरा रूल हम लोग ग्रांटेड एक्सेस रूल समझ गए। इन्फॉर्मेशन रूल में क्या बोला कि आपको डेटा को स्टोर करना है तो टेबल बनाना है, चलो ठीक है बना लेंगे। दूसरा में बोला ग्रांटेड एक्सेस रूल में कि जब टेबल बना रहे हो उसमें एक ऐसा फील्ड बनाना है जिसका वैल्यू हर एक रिकॉर्ड के लिए क्या हो, यूनिक हो। चलो हम ये भी कर लिए। अब तीसरा नंबर में आते हैं कि तीसरा ये रूल बोला क्या, तो हम यहाँ पे आते हैं और तीसरा लिखते हैं यहाँ पे।
हमारे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है हैंडलिंग नल वैल्यू। क्या होता है? हैंडलिंग नल वैल्यू, ध्यान से समझो, हैंडलिंग नल वैल्यू। अब बात क्या होता है हैंडलिंग नल वैल्यू का मतलब क्या है? अब जब हम क्या किए, एक फॉर्म बनाए हुए हैं और सब स्टूडेंट से फॉर्म फिल करवा रहे हैं और सबमिट करवा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितना फॉर्म में जितना भी इनपुट बॉक्स है, सारा इनपुट बॉक्स का वैल्यू हमारे स्टूडेंट को मालूम है। हो सकता है उसके पास आधार नंबर ना हो सकता है उसके पास पैन नंबर ना हो। इस केस में वो जो इनपुट बॉक्स का वैल्यू है वो तो खाली रह जाएगा। हो सकता है उसके पास फोन ही ना हो ना, मोबाइल नंबर ही ना हो उसके पास, हो सकता है उसके पास ईमेल आईडी ही ना हो, तो उस केस में उसके फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? मिस कर जाएगा। तब उस केस में हमारे पास देखो, हम एक फॉर्म बना देते हैं। हमारा रोल नंबर स्टोर करना है, हमको नेम स्टोर करना है, हमको कोर्स स्टोर करना है, हमको आधार नंबर स्टोर करना है, हमको फोन नंबर स्टोर करना है, और यहाँ पे हमको ईमेल आईडी स्टोर करना है। हमको इतना चीज स्टोर करना है। अब पहला स्टूडेंट को ये फॉर्म भरवाए तो अपना रोल नंबर डाल दिया, यहाँ पे राम अपना नाम डाल दिए, कोर्स में डाल दिया कि हम सी लैंग्वेज के, आधार में कुछ नंबर डाल दिए, फोन में अपना नंबर डाल दिया और ईमेल आईडी डाल दिया। चलो ठीक है, पहला स्टूडेंट तो हर एक फील्ड का वैल्यू फिल कर चुका। अब दूसरे स्टूडेंट से हम गए भरवाने इसको। अब यहाँ पे आते हैं, दूसरा अपना रोल नंबर डाला, यहाँ पे अपना नाम डाला और यहाँ पे अपना कोर्स डाल दिया। बोला कि हमारे पास आधार नहीं है, आधार का नंबर मुझे नहीं मालूम है। चलो ठीक है, तो इस केस में इस फील्ड का वैल्यू हमारा मिस हो गया, मतलब एम्प्टी रह गया। अब यहाँ पे फोन नंबर डाल दिया और ईमेल आईडी डाल दिया। अब तीसरा स्टूडेंट के पास जाते हैं, हम तीसरा स्टूडेंट पे आते हैं। ये बोलता है कि ठीक है हमको पता है मेरा नाम, तो हम यहाँ पे मोहन डालेंगे, C++ डालेंगे और इसके पास आधार नंबर ही, अपना आधार नंबर भर दिया। अब ये बोलता है मेरे पास फोन नंबर नहीं है, उस केस में इसमें फोन नंबर भी क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, और ईमेल आईडी वो भर दिया। अब आया कि पूरे टेबल को हम देख रहे हैं, तो पहला स्टूडेंट अपना सारा फील्ड का वैल्यू फिल कर चुका है, दूसरा स्टूडेंट अपना आधार नंबर नहीं डाला। उस केस में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना किसी भी फील्ड का वैल्यू मिस कर रहा है तो उस जगह पे क्या फिल होता है फिर? तो उस जगह पे ऑटोमेटिकली क्या फिल हो जाता है? नल फिल हो जाता है। हमको फिल नहीं करना पड़ता है, हमको फिल नहीं करना पड़ता है। जैसे इस फील्ड का वैल्यू मिस हुआ या हम छोड़ दिए जानबूझ के, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा? तो नल स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे भी इसके पास फोन नंबर नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या स्टोर हो जाएगा? नल स्टोर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल है, ये एम्प्टी रह जाएगा, चाहे यहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे एक ही वैल्यू स्टोर होता है जिसका नाम है नल। तो हैंडलिंग नल वैल्यू में क्या बोला कि अगर आपके फील्ड का वैल्यू मिस होता है, उस केस में वहां पे ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है नल वैल्यू। क्या स्टोर होता है? नल वैल्यू। कोई पूछे उसके जगह पे स्पेस स्टोर होता है क्या, तो बिल्कुल ही स्पेस स्टोर नहीं होता। क्या 0 स्टोर होता है? तो नहीं, 0 स्टोर नहीं होता है। तो एक ही वैल्यू स्टोर होता है जिसका नाम क्या है? नल है। वो हमको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है जैसे फील्ड का वैल्यू हम मिस कर गए। ठीक है, 3 रूल हम लोग अभी तक समझ गए। सबसे पहला रूल में हम लोग इंफॉर्मेशन रूल समझे, दूसरा में ग्रांटेड एक्सेस रूल समझ गए, तीसरा में हैंडलिंग नल वैल्यू भी समझ गए। अब चौथा रूल पे आइए। यहाँ पे आते हैं चौथा रूल, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज रूल। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज रूल। अब यहाँ पे देखो, लैंग्वेज रूल में क्या बोला गया। यहाँ पे हमारा जो टेबल है, टेबल को यहाँ हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आया कि जब हमारे पास टेबल है तो टेबल क्रिएट करना होगा, टेबल में फील्ड ऐड करना होगा या फील्ड रिमूव करना होगा। हो सकता है टेबल गलत बन गया तो टेबल को डिलीट करना हो गया, हो सकता है। या टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड गलत डाल दिए, हम अपना नाम था क्या राम कुमार, हम डाल दिए राम सिंह। तब उस केस में हमको वो अपडेट करने का ऑप्शन होना चाहिए, अपडेट करें। हो सकता है हम रिकॉर्ड ही गलत डाल दिए, रिकॉर्ड डिलीट करने का। तो ये सब जो चीज है, ये सब काम है, ये सब करवाने के लिए आपके पास एक लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है। बोला गया कि लैंग्वेज रूल में क्या बोला गया कि आपका जो टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं, टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं। तो टेबल स्लैश रिलेशन को मैनेज करने के लिए आपको एक लैंग्वेज का जरूरत पड़ेगा, जिस लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल।
अब हम लोग मेन एसक्यूएल को समझने आएंगे। अब यहाँ पे एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्ट्रक्चर्ड, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी आप अपने टेबल बना रहे हो तो उसको मैनेज करने के लिए एक लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है। उस लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या उसमें मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें मैनेज करना है कि टेबल बनाना है, टेबल डिलीट करना है, या टेबल में फील्ड अपडेट करना है चाहे डिलीट करना है, या रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड अपडेट करना है, या रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ये सब जो काम है, इन सब के लिए हमको एक लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है। उस लैंग्वेज का नाम है हमारा एसक्यूएल। ठीक है, तो ये होता है लैंग्वेज रूल में कि एक लैंग्वेज दे दिया हमको क्या करने के लिए, रिलेशन मैनेज करने के लिए, जिसका नाम हम रख दिए एसक्यूएल। ठीक है, चौथा रूल हमारा क्लियर हो गया कि डेटा को, टेबल को मैनेज या रिलेशन को मैनेज करने के लिए एक लैंग्वेज का जरूरत पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, एसक्यूएल। और यही एसक्यूएल को डिफाइन किया पांचवा रूल में। पांचवा रूल में बोला कि एक डेटाबेस क्या है, लैंग्वेज है मेरे पास, और डेटाबेस लैंग्वेज में ये लैंग्वेज आ गया कौन सा, एसक्यूएल। अब डेटाबेस लैंग्वेज के अंदर एसक्यूएल को 5 टाइप में डिवाइड किया। डेटाबेस लैंग्वेज में एसक्यूएल को 5 टाइप में क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया। सबसे पहला पे आते हैं, सबसे पहला हमारा होता है डीडीएल, दूसरा हमारा होता है डीएमएल, तीसरा हमारा होता है डीक्यूएल, चौथा हमारे पास होता है डीसीएल, और पांचवा हमारे पास होता है टीसीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और यहाँ पे डीएमएल का फुल फॉर्म, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डीक्यूएल का फुल फॉर्म, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये होता है। डीसीएल का फुल फॉर्म, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज किसका है, टीसीएल का। बात समझना होगा कि पांचों एसक्यूएल को जो 5 अलग अलग लैंग्वेज में डिवाइड किया गया, पांचों लैंग्वेज का क्या काम होता है। ठीक है, पांचों लैंग्वेज का क्या काम होता है वो समझते हैं। तो सबसे पहला आते हैं समझने के लिए कि डीडीएल क्या होता है। अच्छे से लिख देते हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आगे समझो। अब जो डीडीएल लैंग्वेज होता है ये ऑलवेज काम करता है टेबल के ऊपर। ऑलवेज किस पे काम करता है, टेबल के ऊपर। जब भी आपको टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, टेबल बनाना है, तब आपको डीडीएल का कमांड यूज करना होगा। हमारे पास जो ये डीडीएल है ये हमको 4 कमांड देता है काम करने के लिए। ये कितना कमांड देता है, तो 4 कमांड देता है काम करने के लिए। क्या काम करने के लिए, तो टेबल के ऊपर अलग अलग काम करना है। वही काम को करने के लिए हमको क्या दिया, 4 कमांड दिए। क्या क्या काम है जरा बताइए। तो सबसे पहला काम होगा टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाए। जब हमको रिकॉर्ड स्टोर करने हैं तो हमको टेबल तो चाहिए ना, तो टेबल बनाने के लिए हमको डीडीएल के पास आना होगा और डीडीएल का कमांड यूज करना होगा। तो सबसे पहला कमांड होता है क्रिएट कमांड। क्या होता है, क्रिएट कमांड। कि अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो आप डीडीएल का क्रिएट कमांड यूज करिए। ठीक है, हम यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको बस पता चल जाना चाहिए कि किससे क्या काम होगा। तो क्रिएट कमांड से हमारा टेबल क्रिएट होगा। चलो ठीक है, टेबल में अगर फील्ड बना रहे हो, मतलब अलग अलग कॉलम बना रहे हो, तो हम बाद में एक और कॉलम हमको अपने टेबल में ऐड करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑल्टर कमांड होता है। ऑल्टर कमांड होता है। एक सेकेंड आ जाते हैं। ऑल्टर कमांड होता है हमारे पास। क्या होता है, तो ऑल्टर कमांड होता है। चलो, तो यहाँ पे क्रिएट कमांड से क्या हो रहा है, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ऑल्टर कमांड से हम अपने टेबल में
फील्ड ऐड और डिलीट कर सकते हैं, कि हमको बाद में जरूरत हुआ कि एक और फील्ड हमको ऐड करना है तो ऑल्टर लगाओ, चाहे हो सकता है कि हमको फील्ड डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे ऑल्टर लगाते हैं। उसके बाद आता है अगला तीसरा कमांड जिसका नाम है ड्रॉप। क्या नाम है? ड्रॉप। अगर टेबल बनाए हुए हैं वो टेबल हमारा गलत बन गया, हमको टेबल को डिलीट करना है, तो टेबल डिलीट करने के लिए आपके पास आता है ड्रॉप कमांड। टेबल डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड। अब चौथा कमांड है हमारे पास डिस्क्राइब कमांड। क्या है? डिस्क्राइब कमांड, कि हम टेबल बनाए हुए हैं। अब हम जब कल के क्लास में, याद करो कल के क्लास में जब हम फील्ड समझा रहे थे तभी हम एक बात वहीं पे बोले थे कि जब आप फील्ड बना रहे हो उस फील्ड का अपना साइज और डेटा टाइप होता है। क्या होता है? अपना साइज होता है और अपना डेटा टाइप होता है। तो वही साइज और टाइप को हमको क्या करना है? देखना है, डिस्क्राइब करना है। वो देखने के लिए हम लोग डिस्क्राइब कमांड का यूज करते हैं, कि हम फील्ड बना दिए और हमको पता ही नहीं चल रहा है कि इस फील्ड वैल्यू का कितना साइज है, हम कितना बड़ा इसमें डेटा रख सकते हैं। तब उस केस में हम लगा लेंगे वहां पे डिस्क्राइब कमांड। हम देख लेंगे कि उस फील्ड वैल्यू पे कितना साइज लगा हुआ है और किस टाइप का उस पर डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास DDL का 4 कमांड है जो ऑलवेज वर्क करता है टेबल के स्ट्रक्चर पे। अगर टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड, टेबल में फील्ड ऐड और डिलीट करना है तो ऑल्टर कमांड, टेबल डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड, और टेबल को देखना है, डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब कमांड। ठीक है, हमारा पहला रूल हम लोग समझे, पहला लैंग्वेज समझ गए कि DDL क्या होता है। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब दूसरा पे आते हैं हमारे पास, यहाँ पे दूसरा जिसका नाम है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या नाम है इसका? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज काम क्या होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का? तो ये हमेशा काम करता है रिकॉर्ड के ऊपर। क्या कहाँ काम करता है ये? रिकॉर्ड के ऊपर। और DML हमको 3 कमांड प्रोवाइड करता है। कितना कमांड प्रोवाइड करता है? तो 3 कमांड प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहला कमांड होता है हमारा इंसर्ट। क्या होता है हमारा? इंसर्ट कमांड। दूसरा हमारा होता है अपडेट कमांड, और तीसरा हमारा होता है डिलीट कमांड। समझो, तीनों का मतलब समझो कि हम DML का यूज तब करते हैं जब हमको रिकॉर्ड के लिए कुछ काम करना हो। अगर रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट करना हो तो हम यहाँ पे लगाते हैं DML का इंसर्ट कमांड। मान लो यहाँ पे एक चीज देखो, DDL के हेल्प से, DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के हेल्प से हम एक टेबल क्रिएट किए। हम एक क्या किए? टेबल क्रिएट किए जिसमें रोल नंबर रखें, जिसमें हम नेम रखें, और जिसमें हम कोर्स रखें। हम 3 चीज रखे हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम रख लिए। उसके बाद हमारा टेबल तो बन के हमारा क्या हो गया? तैयार हो गया। कोई दिक्कत नहीं, टेबल बन के हमारा तैयार हो गया। अब इस टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तब हमको आना पड़ेगा DML के पास, और DML का कमांड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है हमारा इंसर्ट कमांड। क्या नाम है? इंसर्ट कमांड। इंसर्ट के हेल्प से हम इस टेबल में अपना रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर हमारा 1 है, नेम हमारा राम है, कोर्स हमारा C लैंग्वेज है। ये जो इंसर्ट हो रहा है टेबल के अंदर रिकॉर्ड, ये कैसे हो रहा है? तो DML का कमांड हम यूज कर रहे हैं, इंसर्ट कमांड। अब आता है कि हम दूसरा एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे इंसर्ट के हेल्प से। हम यहाँ पे लिख दिए राम, राम राम यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे जावा लिख दिए। अब जब देखे कि इंसर्ट के हेल्प से हम क्या किए? रिकॉर्ड तो इंसर्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ है कि ये जो सेकंड वाला है जिसका रोल नंबर 2 है, उसका नाम जो था वो राम नहीं है, रमेश है। उसका नाम क्या है? रमेश है। तब उस केस में इस फील्ड का वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ चलाएंगे अपडेट कमांड, और यहाँ पे अपडेट करेंगे राम से रमेश को। अब आता है कि ये रिकॉर्ड ही हमारा गलत हो गया है, ये रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट करना था, ये गलती से इंसर्ट हो गया है। तब उस केस में इस रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम चला देंगे डिलीट कमांड। हम एक कमांड चला देंगे जिसका नाम है क्या? डिलीट कमांड। डिलीट का काम क्या है? ये रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ठीक है, DML और DDL दोनों समझ आया? DDL
टेबल के ऊपर काम करने के लिए है, DML रिकॉर्ड के ऊपर काम करने के लिए। DDL का 4 कमांड होता है, जिसमें हम लोग देखें यहाँ पे क्या क्या कमांड होता है। तो क्रिएट होता है, ऑल्टर कमांड होता है, ड्रॉप कमांड होता है और डिस्क्राइब कमांड होता है। अब DML में कितना कमांड होता है, तो 3 कमांड होता है। इंसर्ट कमांड होता है, अपडेट कमांड होता है और डिलीट कमांड होता है। मतलब समझ गए कि जो DDL था उसमें जो हमारा कौन सा क्रिएट कमांड से टेबल क्रिएट होता है, ऑल्टर से टेबल के अंदर फील्ड और रो, हमारा फील्ड डिलीट करना है चाहे उसमें ऐड करना है, ये कर सकते हैं। ड्रॉप से पूरा टेबल हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप से टेबल डिलीट, और डिस्क्राइब से टेबल को देख सकते हैं ये किसका कितना साइज है, क्या टाइप है। DML में रिकॉर्ड देके इंसर्ट से टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट से रिकॉर्ड में अगर कुछ गलत हो गया तो उसको अपडेट कर सकते हैं, और डिलीट से पूरा रिकॉर्ड मतलब इसके अंदर का जो रिकॉर्ड है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। चलो अब तीसरा पे आ जाओ, हम तीसरा पे आते हैं जिसका नाम है DQL। क्या नाम है, तीसरा का नाम है DQL, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है, देखो डेटा क्वेरी लैंग्वेज में कि हम टेबल बना लिए, टेबल में हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए। अब हमको चेक करना है कि जिसका रोल नंबर 1 है उसका ईमेल आईडी बताइए हमको। तो डेटा को शो करवाना पड़ेगा, मतलब टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसको शो करवाना पड़ेगा। तो शो करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं DQL को, और DQL हमको एक कमांड देता है जिसका नाम है सेलेक्ट। ये एक ही कमांड देता है, कितना कमांड देता है, तो एक ही कमांड देता है, जिसका काम है कि रिकॉर्ड को अगर कभी आपको डिस्प्ले करवाना है तो आप सिलेक्ट कमांड चला सकते हो। सिलेक्ट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसमें जब सिलेक्ट कमांड चला रहे तो ये हो सकता है किसी कंडीशन के साथ चले, या ये बिना कंडीशन का चले, या ये विदाउट कंडीशन चले। कितना चले, विदाउट कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जिसका हम यहाँ पे करेंगे कि जिसका रोल नंबर 1 है, एक कंडीशन हुआ आपके पास कि जिसका रोल नंबर 1 है उसी का रिकॉर्ड चाहिए, कंडीशन के बेसिस पे रिकॉर्ड लाके दो, तो यहाँ पे हम कंडीशन के साथ सिलेक्ट चला सकते हैं। अब ऐसा है कि सारा रिकॉर्ड शो करवा, कोई कंडीशन नहीं है, हमको सारा रिकॉर्ड शो करवाना है, तो विदाउट कंडीशन भी हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को शो करवा सकते हैं। शो करवाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो DQL के अंदर जाना पड़ेगा, और DQL के पास एक कमांड होता है जिसका नाम होता है सेलेक्ट, और सेलेक्ट का काम होता है कि रिकॉर्ड को आप शो करवाइए विद कंडीशन और विदाउट कंडीशन। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है। आ जाओ अब चौथा पर, यहाँ पे आओ, चौथा नंबर में होता है DCL। क्या होता है, DCL, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये हमको 2 कमांड देता है, कितना कमांड, तो ये हमको 2 कमांड देता है, यहाँ पे लिखते हैं 2 कमांड। क्या क्या नाम है कमांड का, तो एक कमांड का नाम है ग्रांट, एक कमांड का नाम है ग्रांट, और एक कमांड का नाम क्या है, रिवोक। तो ग्रांट का मतलब होता है परमिशन देना, ग्रांट का मतलब परमिशन देना, और वापस लेना, परमिशन वापस लेना का होता है रिवोक। कि हम यहाँ से परमिशन क्या किए, वापस ले लिए, हम इसको परमिशन छीन लिए, तो ये होता है हमारा रिवोक। अब बात है कि कब यूज करेंगे, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कहीं भी हो, अब बैंक सिस्टम में हो उसका डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप इंस्टीट्यूट में हो उसका डेटा उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए। हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो डेटा तो कोई भी देख सकता है। अब यहाँ पे हमको अपना डेटा क्या करना होगा, कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कि हम मेरा डेटा कोई देखे ना कि हम एक डेटाबेस बनाए, सब लोग उसी को यूज कर रहे हैं। हमारे कंपनी में क्या क्या एम्प्लॉय है, यहाँ पे मैनेजर है और यहाँ पे पियून है, मान लो मैनेजर और पियून है। तो मैनेजर जो डेटा देख सकता है वो डेटा पियून नहीं देख सकता है, तो उस केस में पियून को भी हमारा डेटा देखना था। तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि हम हाइड कर सकते हैं अपना डेटा, हाइड करके जितना डेटा हमको उसको दिखाना है हम बस उतना ही डेटा उसको क्या करेंगे, दिखाएंगे, सब डेटा नहीं दिखाएंगे। तब उसके लिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में एक यूजर का कंसेप्ट आता है कि आप यूजर बना सकते हो और अपना एडमिन और पासवर्ड डाल सकते हो।
ठीक है, क्या बना सकते हो, यूजर बना सकते हो, और यूजर में अपना एडमिन डाल सकते हो और अपना पासवर्ड डाल सकते हो कि जितना डेटा आपको देखना है वो आप देखो, जितना डेटा पीयून को देखना है वो पीयून देखे। ठीक है, तो ये इसीलिए हम लोग यहाँ पे ग्रांट लेते हैं और एक रिबुक डालते हैं कि हमारे पास मान लो कि आधार नंबर है, पैन नंबर है और मोबाइल नंबर है और भी काफ़ी उसका डिटेल रखा हुआ है, लेकिन ये सारा डिटेल हमको पीयून को नहीं दिखाना, बस उसका फ़ोन नंबर दिखाना है। उस केस में हम उसको क्या करेंगे, परमिशन देंगे कि तुम खाली क्या देखोगे, उसका फ़ोन नंबर देखोगे, और बाद में वो परमिशन हम वापस भी ले लेंगे। ठीक है, तो डेटा को सिक्योरिटी, डेटा के सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये सब जगह यूज होता है, सब जगह जिसका डेटा का, सब जगह का ऑर्गेनाइजेशन का डेटा क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, सब जगह ये DCL यूज होता है डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज होता है, तो DCL हमारा यूज होता है। चलो अब आते हैं 5वां नंबर। 5 नंबर में होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्या होता है, TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कंट्रोल लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसका 5 कमांड होता है। सबसे पहला होता है इंसर्ट ट्रांजेक्शन, इंसर्ट ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है अपडेट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, और तीसरा होता है हमारा डिलीट ट्रांजेक्शन। क्या होता है, डिलीट ट्रांजेक्शन। और 2 और होता है जिसका नाम होता है हमारा क्या, तो रोल बैक नाम होता है, और एक होता है कमिट, कमिट। अब यहाँ पे ये ज़्यादा बैंक सिस्टम में यूज हो रहा है कि वहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो जब आपका पहली बार आपके अकाउंट में क्या आया, पैसा इंसर्ट हुआ, तो एक ही बार इंसर्ट होता है आपके बैंक अकाउंट में, एक ही बार पैसा इंसर्ट होता है, एक ही बार होता है कि हम क्या किए, हमारा अभी नया नया बैंक अकाउंट खुला है तो इसमें हम 5,000 रुपये क्या किए, यहाँ पे डाल दिए 5,000 रुपये। तो पहली बार हम जब डाले तो इसको क्या बोल रहे हैं, इंसर्ट बोल रहे हैं। हमारे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपया जमा हो गया, हमारे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये क्या हो गया, जमा हो गया। अब इसमें कोई और, मान लो कोई और इसमें क्या डाला, 1,000 रुपया डाला, तो ये इंसर्ट नहीं कहलाएगा। बस पहली बार बैंक अकाउंट में पैसा डलाता है वो इंसर्ट ट्रांजेक्शन होता है, वो पहली बार इंसर्ट हो रहा है। दूसरी बार अगर कोई इसमें पैसा डाल रहा है तो उस केस में वो अपडेट होता है, अपडेट होता है कि 5,000 पहले वाला था वो प्लस अभी आया हुआ जो पैसा है उसको ऐड करके मेरे बैंक अकाउंट में अपडेट कर दो, 5,000 को 6,000 कर दो। तो उसके एक बार इंसर्ट होता है, उसके बाद बार बार जो पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये सब अपडेट हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। अगर हम मान लो हम किसी को यहाँ पे 2,000 रुपये क्या किए, ट्रांसफर कर दिए, तो उस केस में हमारा बैंक में फिर अपडेट होगा, 5,000 में से 2,000 माइनस होके यहाँ पे 3,000 क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, 3,000 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो हमेशा पहली बार हमारा क्या होता है, इंसर्ट होता है, और बार बार हमारा अपडेट होता है। अब कभी कभी ट्रांजेक्शन, मान लो बैंक अकाउंट बंद कर रहा है तो उसका सारा ट्रांजेक्शन हमको डिलीट करना है, तब उस समय हम चलाते हैं डिलीट ट्रांजेक्शन। अब बात आई यार रोल बैक और कमिट का क्या मतलब होता है। तो रोल बैक का मतलब होता है कि जब हम पैसा किसी को पेमेंट कर रहे हैं और नेटवर्क के कारण वो पैसा उसके अकाउंट में गया नहीं, वो पैसा वापस मेरे अकाउंट में आ गया, तो उसको बोलते हैं रोल बैक। कि हम जिसको पेमेंट कर रहे थे वो पेमेंट जिसको कर रहे थे उसके अकाउंट में नहीं गया, वो वापस मेरे अकाउंट में आ गया, तो उसको हम बोल रहे हैं रोल बैक। अगर वो पेमेंट जब भेज रहे थे वो सक्सेसफुली दूसरे के अकाउंट में जाकर ट्रांसफर हो जाता तो उसको, उस टर्म को बोलते हैं कमिट। तो रोल बैक का मतलब हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो वापस हमारे अकाउंट में आ रहा है, उसको हम रोल बैक बोल रहे हैं। अगर वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कमिट। हमारा पैसा क्या हो गया, कमिट हो गया, जिसको भेजना था उसके अकाउंट में चला गया। तो ये 5 लैंग्वेज होता है एसक्यूएल का। एसक्यूएल को 5 लैंग्वेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला लैंग्वेज हमारा डीडीएल का है, डीडीएल लैंग्वेज था, फिर डीएमएल था, डीक्यूएल था, डीसीएल था और टीसीएल था। डीडीएल जब हमेशा वर्क करता है किस पे, टेबल पे। डीएमएल हमेशा वर्क करता है रिकॉर्ड पे। डीक्यूएल का काम होता है कि जब भी आप जो भी डेटा स्टोर किए हुए टेबल के अंदर उसको शो करवाना है तब वहाँ पे आप डीक्यूएल यूज करते हो। डीसीएल डेटा को जब कंट्रोल करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तब आप यूज करते हो डीसीएल का। और टीसीएल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें हम लोग का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसका काम नहीं पड़ेगा हम लोग का। तो ये बस ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है।
ठीक है। इन सब का क्या करिए, आप पूरा अच्छे से कमांड याद करिए कि डीडीएल का क्या कमांड है, क्या काम करता है, डीएमएल का क्या कमांड है, क्या काम करता है, डीक्यूएल का क्या कमांड है, क्या काम करता है, डीसीएल का क्या कमांड है, क्या काम करता है। ये पूरा आप अच्छे से क्या करिए, इसका रिविजन करिए। हम लोग आज पूरा क्या देखे कि सबसे पहले जो आरडीबीएमएस क्या होता है, कौन दिया था, कितना रूल दिया था, हर एक रूल का क्या मतलब है ये, और जो हमारा एसक्यूएल पांच और लैंग्वेज में डिवाइड हुआ था, वो पांचों लैंग्वेज का क्या मतलब है। ये जो यहाँ तक हम लोग पढ़े ना, ये हमारा कंप्लीट होता है किसका, आरडीबीएमएस का रूल। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्या, आरडीबीएमएस। बस इतना ही रूल आपको क्या करना है, पढ़ना है, इससे ज्यादा रूल का आपको जरूरत नहीं है। आरडीबीएमएस का इतना ही रूल, आपको 5 रूल हम क्या किए, पढ़ाए, और इसी 5 रूल को आपको याद रखना है। इतना अगर आप फॉलो कर गए ना, तो आरडीएमएस बेस्ट पे काम कर रहे हो, आप डेटा स्टोर कर रहे हो, वो अच्छे से आपका डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, उसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है। तो आरडीबीएम का ये 5 रूल आपको क्या करना होगा, जब भी डेटा स्टोर और मैनेज कर रहे हो तो इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगला हम लोग का टॉपिक होगा क्या, कॉन्स्टेंट रूल। क्या होगा, कॉन्स्टेंट रूल, जिसमें हम लोग प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक कांस्टेंट, ये सब चीज हम क्या करेंगे, वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्या कि कॉन्स्टेंट रूल होता क्या है। तब तक इसको आप अच्छे से क्या करो, रिवीजन करो, अच्छे से इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और इसका नोट्स बना लो। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने देते हैं।